हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है और ये चैनल भी हम आप लोग के लिए ही डिज़ाइन किए हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे बीपीएससी एग्जाम के लिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है और 1 से लेकर 24 तक ऑलरेडी हम ऑफिशियली चैनल पे कर रखे थे, बट आप लोग के लिए हम स्पेशली आप लोग के लिए ही ये चैनल हम डिज़ाइन कर दिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे किसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी के शासनकाल में बिहार पर आक्रमण किया था। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मोहम्मद गौरी के समय में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर 1202 से लेकर बात करें 1203 में आक्रमण किया था और इस समय बिहार की राजधानी उदंतापुर थी और यहाँ का राजा क्या नाम था? तो इंदुमान मीरू था और इस नालंदा और विश्वविद्यालय का नष्ट किया था। अब ये नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ से अकेला हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं एमसीक्यू के रूप में। तो आप लोग अच्छा से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के साथ, ना कि सीधा याद करके चल जाएंगे एग्जाम हॉल में। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 2, बिहार राष्ट्रीय मध्य विद्यालय की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, मोहम्मद फजरुल रहमान ने किया था, बर्ज किशोर तो होगा नहीं सबसे पहले, और डी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ने मिलकर किया था, राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद फजरुल रहमान दोनों ने मिलकर बिहार राष्ट्रीय मध्य विद्यालय की स्थापना किया था। ये स्थापना कहाँ पे किया था? थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे मोहम्मद फजरुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद जी ने पटना के गाया मोड़ पर 5 जनवरी 1921 को बिहार के राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया था। हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था, या विक्रम आदित्य ने किया था, या अमर सिंह ने किया था? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए लिखा क्या, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, थोड़ा सा हम अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और इसकी जिसे बख्तियार खिलजी ने 1202 से लेकर बात करें 1203 में नष्ट कर दिया था। और कुमारगुप्त चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य क्या था? एक बेटा था। हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। हाल ही में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन चैंपियनशिप 2022 में बिहार के अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या A+B इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चैंपियनशिप। यहाँ पे तो कौन सा पदक जीता था? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन का हम बात करें, यहाँ पे रजत पदक जीता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे यह चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दूसरे नेशनल ओपन अंडर-23 एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया बिहार के जमुई की है। यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 5 क्वेश्चन बात करें। क्या हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जा रहा है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, या 17 वर्ष? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 वर्ष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। बिहार की राजधानी में पटना से सटे विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन 6 नवंबर 2022 के करीब 17 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे उसका उद्घाटन किया जाएगा। सो इस पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले COP27। हाल ही का हम COP28 के बारे में कल ही इनके बारे में जिक्र किए थे। कल का जो न्यूज़पेपर था प्रतियोगिता दर्पण का ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने यहीं से ये क्वेश्चन सेट किया हूँ। तो 28 तो दुबई में था, 27 कहाँ पे आयोजन होने वाला है, किस देश में आयोजन होने वाला है? ठीक है, ग्लासगो में 26 हुआ था यहाँ पे COP। तो इसका आंसर होगा भारत तो होगा नहीं, चीन तो होगा नहीं, इंग्लैंड तो होगा नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन यहीं से उठाया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे भारत है तो भारत नहीं होगा, मिस्टेक्स हो जाएगा, इसका आंसर मिस्र होगा। ठीक है, नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 7
और भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है COP27 में, तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में संघाई सहयोग मतलब SCO संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख परिषद की बैठक भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे, एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, या अमित शाह तो होगा नहीं, निर्मला सीतारमण नहीं होगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, SCO राष्ट्रीय प्रमुख 21वीं बैठक, ये याद रखें 21वीं नंबर की बैठक पहली तारीख को मतलब नवंबर की पहली तारीख को आयोजित किया जाएगा, और भारत के जो प्रतिनिधि है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेगा। और इनकी SCO की स्थापना कब होता है, तो 15 जून 2007 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे, बीजिंग चीन में है। और यहाँ पे बात करें तो 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसका एक मेंबर, एक सदस्य बन गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखें, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, SCO के द्वारा किया जाता है, NSO के द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है, या NSSO के द्वारा किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना है ना, यहाँ पे बात करें CSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम अगर CSO के देखें यहाँ पे, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा मतलब केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा किया जाता है। और इनकी स्थापना कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। और इनका जो मुख्यालय कहाँ पे CSO को, तो दिल्ली में है। और भारत में राष्ट्रीय आय की आंकड़ा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, यहाँ पे 7 नहीं 1 अप्रैल से लेके यहाँ पे बात करें 31 मार्च 1 अप्रैल से हम बात करने वाले हैं 31 मार्च पर आधारित होती है। मतलब ये हम बात करें 1 अप्रैल 2021 से बात करें यहाँ पे, तो 31 मार्च 2022 तक होती है। ठीक है, कुल मिला के इस तरह ईयरली चलती है। समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। नौ द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, लोहा क्या द्वितीय क्षेत्र है, बिल्कुल लोहा एक द्वितीय क्षेत्र। यहाँ पे बात करने वाले बीमा एक सर्विस सेक्टर है, तो इसको हम यहाँ पे प्राइमरी नहीं ये इसको तीसरे स्थान पे रखेंगे। एग्रीकल्चर यहाँ पे बात करें प्राइमरी हो जाएगा, और शिक्षा क्या हो जाएगा यहाँ पे तृतीय, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यहाँ पे क्या पूछा है, द्वितीय। अब ये सेकेंडरी सेक्टर मतलब समझ रहे क्या होता है ना, ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन मैंने सेट किया हूँ यहाँ पे। इकोनॉमिक्स भी आप लोग के एग्जाम में आती है, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और है भी यहाँ पे। देखिए इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्चुअली है क्या, मैडम लिख नहीं पाई थी, बट यही है बेसिक क्वेश्चन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और यहाँ पे जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो यही बात है। पहले अंदर हम बात करें खनन वगैरह है ना, प्राइमरी के अंदर आती है। इसके बाद सेकेंडरी हम बात करें जो इनका माइनिंग वगैरह जो प्रोसेस करते हैं वो सेकेंडरी के अंतर्गत, और तीसरा जो होती है सर्विस सेक्टर हो जाती है। नौ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 एंड 10 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। गंडक परियोजना बिहार और किस राज्य को संयुक्त परियोजना का लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है क्या, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को तो मिलता है। झारखंड नहीं हो जाएगा, पश्चिम बंगाल नहीं हो जाएगा, नेपाल। उत्तर प्रदेश देखिए बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल को भी गंडक परियोजना से लाभ मिलती है, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना जो कि कब बनाया गया था, 1959 में समझौता हुआ था, और इसी के साथ साथ नेपाल को भी लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और इस परियोजना पर वाल्मीकि नगर बांध का भी निर्माण किया गया है। हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रानी झांसी मरीना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या और ई ऑप्शन आप समझ सकते, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए राजस्थान में नहीं स्थित है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं स्थित है, और मिजोरम में भी नहीं। अंडमान और निकोबार के द्वीपों के समूह पे स्थित है रानी झांसी मरीना नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे हम देखें, थारू जनजाति पाई जाती है, वो कहाँ पे पाई जाती है, थारू जो जनजाति है वो कहाँ पे होती है, तो तराई के प्रदेश में यहाँ पे बात करने वाले हैं, या अरावली वाले पहाड़ों के क्षेत्र में, छोटे नागपुर वाले पठार में, पश्चिमी घाटी में, और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ई ऑप्शन फिक्स होते हैं यहाँ पे। देखिए इसका आंसर हम बात करने वाले थे, तराई प्रदेश में थारू जनजाति यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती के तराई के क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जनजाति है, और नेपाल में
सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% थारू है और भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से तेजाब किसे बोलते हैं। कई बार हम इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं। हाइड्रोजन को बोलते हैं? जी नहीं, तेजाब हाइड्रोजन को नहीं बोलते हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन को बोलते हैं? नहीं, नाइट्रोजन को भी नहीं बोलते हैं यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं बोलते हैं। और ऑप्शन ई आप लोग समझ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है। सल्फर को बोलते हैं? जी हाँ, तेजाब है ना, किसे बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 14, अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस महत्वपूर्ण है? सल्फर डाइऑक्साइड अभी हम जस्ट देखे रहे थे। ठीक है। हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा यहाँ पे। सल्फर ये भी नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन ई डी भी नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यह बहुत ही हानिकारक गैस है जो अम्ल वर्षा के लिए एक जिम्मेदार होती है। वायु में इसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होती है? बल का एसआई मात्रक, कई बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं यहाँ पे। और बल का जो एसआई मात्रक है वो यहाँ पे बात करें पास्कल, नहीं पास्कल नहीं होगा यहाँ पे। बॉयल्स नहीं होगा यहाँ पे। न्यूटन और वाट तो किसी भी नहीं होगा। और पास्कल प्रेशर तो होगा ही नहीं, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ यहाँ पे देख सकते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, चाहे किलो यहाँ पे बात करें किलोग्राम होगा, किलोग्राम मीटर होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा यहाँ पे इस पॉइंट को। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इनटू समय होता है। तो इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? अभी जस्ट हम यहाँ पे आप लोग को बता दिए थे, थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे हम देख के आप लोग देख लीजिए और फिर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। न्यूटन तो नहीं होगा, अभी जस्ट हम देखें। वेबर भी नहीं होगा, हेनरी भी नहीं होगा, पास्कल होगा, बिल्कुल पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी तल के इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही हम दाब कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है और जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। और एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगी आप लोग के एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम का फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया था यहाँ पे? तो नाउ इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्क पर ब्रिटिश आक्रमण के विरोध में 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के विरोध में, चंपारण सत्याग्रह के विरोध में या रोलर एक्ट के विरोध में? यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम बात करने की कोशिश करें यहाँ पे तो चंपारण सत्याग्रह के विरोध में यहाँ पे। देखिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह क्या किया था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के विरोध में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में देखने की कोशिश करें। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में किया था और चंपारण में किया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 19, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन में, रोलर एक्ट सत्याग्रह में, नहीं अहमदाबाद की, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। बरदौली सत्याग्रह नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन ई क्या हो? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग सही टिक लगा के आएंगे। नाउ अहमदाबाद के मिल मालिक और मजदूर के प्लेगा बोनस के लेके ये विवाद हुई थी। फिर गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था?
3 दिन तक एक अनशन पे रहते। फाइनली मजदूर के जो मिल मालिक थे वो मान गए थे और ये क्या हुआ था, ये जो हड़ताल था वो टूट गया, ठीक है। और जीत किसका हुआ था, गांधी जी का यहाँ पे जीत हो गया था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 20 एंड 20 क्वेश्चन देखिए। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दृढ़ शासन भारत को लागू किया गया था 1909 अधिनियम के तहत। यहाँ पे बात करने वाले 1919 अधिनियम के द्वारा, या यहाँ पे बात करें 1935 अधिनियम तो होगा नहीं यहाँ पे, और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो क्या लिखा है, ये 1909 अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर 1909 ही है। और हाँ, इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग बीपीएससी 68वीं का तैयारी करते हैं, जिसमें हम आप लोग के लिए 150 टॉपिक का वीडियो एंड थ्योरी एंड डेली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसका प्राइस होगा 1049 रुपये। याद रखें, टेस्ट में 20 क्वेश्चन होगा, जिस टॉपिक का थ्योरी होगा उसी टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और विथ रिवीजन भी हम करवा देंगे। तो आप इस नंबर से ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग।